सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 8 देख रहे हैं, उपन्यास, समाज और इतिहास। अब उपन्यासों की दुनिया कैसी थी? उपन्यासों की दुनिया, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये केवल महान लोगों पर के जीवन पर केंद्रित है, वो तो था, लेकिन ये उपन्यास आम आदमियों की कहानी भी थी, आम आदमी को लेकर भी लिखी जाती थी। तो हो ये रहा था कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो औद्योगिकीकरण हो रहा था, कारखाने लग रहे थे, शहर में विस्तार हो रहा था, बेरोजगारी हो रही थी, इस पे भी कैसे ये चेंज हुआ उसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। पहले इनको देखिए, चार्ल्स डिकेंस साहब है, इनका नाम काफी आएगा क्योंकि ये ऐसा काम करके गए हैं कि ये अमर हो गए हैं। चार्ल्स डिकेंस साहब 1812 से 1870 तक रहे। तो अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो उपन्यास है उसमें जो महान हस्तियां हैं उनके बारे में तो चर्चा हो ही रही थी, लेकिन ये इतना ज्यादा फेमस इसलिए हुए हैं, लोग इतना ज्यादा उपन्यास की तरफ क्यों जा रहे थे, वो ये था कि इसमें जो आम इंसान थे जैसे आप और मैं, उनकी जिंदगी का भी बहुत बड़ा बेहतरीन चित्रण मिलता था। तो लोग जब अपनी चीजें देखते थे तो बड़ा खुश होते थे। अब हुआ ये कि औद्योगिक युग आया यूरोप में। जैसे ही औद्योगिक युग आया, अब फैक्ट्रियां आई, मुनाफे बढ़े, अर्थव्यवस्था फैली, लेकिन इतना अच्छाइयां तो थी, मजदूरों की क्या हालत थी? मजदूरों की बड़ी बुरी हालत थी। यानी कभी जब मशीनें आ गई तो गरीब बेरोजगार हो गए, रैन बसेरों में बेचारे रहने लगे, और वो लोग जो थे जो कमा रहे थे, यानी कि जो मुनाफाखोर थे, और वो ये इन मजदूरों को बहुत बहुत निचले दर्जे का मानते थे, ये उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो चार्ल्स डिकेंस साहब ने यही सब चीजें देखकर उन्होंने जो औद्योगिकरण हुआ है, यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसके जो बुरे प्रभाव हुए, दुष्प्रभाव हुए, उसके बारे में लिखा। तो अपने उपन्यास हार्ड टाइम्स, ध्यान रखिएगा, हार्ड टाइम से पूछा जाता है, 1854 की बात है, उसमें उन्होंने एक कोक टाउन करके एक काल्पनिक शहर बनाया, एक अपनी कहानी के हिसाब से, और वहां पर उन्होंने दिखाया कि एक औद्योगिक तो शहर है, मशीनें जबरदस्त हैं, चिमनियां धुआं बिल्कुल फैला रही हैं, और प्रदूषण की बेहतरीन समस्या है। बेहतरीन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय लोगों को एहसास नहीं हो जो हमें आज पता चल रहा है कि प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या है। और मकान सब एक जैसे हैं, और मजदूरों को क्या कहा जा रहा है? लेबर, हाथ, हैंड। मजदूर हाथ है, मजदूर इंसान नहीं है। मजदूरों को माना जा रहा है कि ये हाथ है। तो ये जो जिस तरीके से लोगों को केवल ऐसे माना जा रहा था कि ये केवल हाथ है, इंसानों को औजार की तरह समझा जा रहा था, वो सब चार्ल्स डिकेंस साहब ने अपने हार्ड टाइम्स में लिखा। अब और भी ऐसे उपन्यास हुए जिसमें डिकेंस साहब ने लिखा। अब एक मैं इसमें कहानी बताऊं आपको, ऑलिवर ट्विस्ट। चार्ल्स डिकेंस साहब ने ये मैंने कहा ना, ये अमर हो चुके हैं ये साहब। एक तो इन्होंने हार्ड टाइम्स लिखा, उसके बाद इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त चीज लिखी, ऑलिवर ट्विस्ट। ये भी एकदम जिसे कहेंगे कि महान उपन्यास है। 1838 में उन्होंने क्या किया, एक बेचारे, ये अनाथ आपको दिख रहा है, इसकी कहानी इन्होंने बताई। ये अनाथ है, गरीब है, और ये बेचारा कहां पर बढ़ा? छोटे मोटे अपराधी और बेचारे भिखारियों के बीच में ये रहा। और यहाँ पर आप चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि ये भूखा है ऑलिवर हीरो, या कहें कि ये जो बच्चे का नाम है, और ये कुछ मांग रहा है, और जैसे ही मांग रहा है बाकी सब एकदम ऐसे देख रहे हैं, बिल्कुल एक काम कहें कि ये क्या जवाब देने वाला है, क्या मार पड़ने वाली है, क्या होने वाला है। तो बाकी बेचारे इस तरीके से देख रहे हैं। या ऑलिवर ट्विस्ट की कहानी है। तो ये जो बच्चा है, बहुत ही ऐसी उनकी अवस्था दिखाई गई, काम वर्क हाउस, या ये कहें कि काम घर में काम करता है, वहां बेचारा पला बड़ा, लेकिन अंततः उसको गोद ले लिया गया। तो एक सुखद अंत था इसमें, लेकिन हर एक कहानी में ऐसा सुखद अंत नहीं था। एक खनिकी जो खनन करते हैं ना, उसकी एक कहानी लिखी एमिली जोला। इनका एक, ये मैं दिखा दूं, ये एमिली जोला, इनका ये चित्र है। तो ये जो एमिली जोला है, इन्होंने जर्मिनल 1885 में लिखा। ये खदान मजदूर, क्योंकि खनिकी एक यंग आदमी है जो खनन का काम करता है, उसकी हालत बताई उन्होंने इसकी जो एंड है, जैसे ऑलिवर ट्विस्ट जो कहानी है, उसमें हीरो जो है अल्टीमेटली उसके अच्छा अंत होता है, मतलब अच्छे लोगों के पास चला जाता है वो। लेकिन जर्मिनल में एक ऐसे बंदे को दिखाया जो खनन करता है, और उसकी सारी कोशिशें असफल रही, और आखिरी में
उसको कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। तो कई जगह उपन्यास में जरूरी नहीं है कि अच्छे ही अंत हो, सुखद अंत हो, कई ऐसे भी अंत होते थे जो सुखद नहीं होते थे। अब समुदाय और समाज, तो ये देखिए पाठक तो मेनली शहर के थे, लेकिन जो शहर के लोग जब गांव की चीज पढ़ते थे तो वो गांव के साथ जुड़ जाते थे, वहां पर वो एक तरीके से अपना जुड़ाव महसूस करते थे। तो ये 19वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ। 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश उपन्यासकार है थॉमस हार्डी, अब ये थॉमस हार्डी साहब है, थॉमस हार्डी कहें, थॉमस हार्डी कहें, ये साहब है, इनको भी देखिए ये भी इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। तो ये जो साहब थे ब्रिटिश उपन्यासकार, ये थॉमस हार्डी, इन्होंने क्या किया कि जो इंग्लैंड में जो ट्रेडिशनल परिवार रह रहे थे, गरीब ये ग्रामीण परिवार रहे, वो कैसे हट रहे हैं, वो कैसे अलग हो रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने लिखा। तो समुदाय और समाज में कैसे लोगों ने चित्रण किया, उसमें थॉमस हार्डी का नाम हम ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको थॉमस हार्डी के बारे में बात बताई कि उन्होंने देहाती समुदाय के बारे में लिखा। तो हो क्या रहा था, लोग जो बड़े बड़े किसान थे वो बाड़ाबंदी कर रहे थे, आपको याद है, इस पे हमने काफी बड़ी चर्चा की थी। तो वो अपनी जमीनों को, जो बड़े लोग थे वो बाड़ाबंदी कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, लोगों को लगाया और बाजार के लिए उत्पादन भी शुरू कर दिया। अब ये जो बदलाव हो रहा था उसमें हार्डी साहब, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, अगर इनकी किताब अगर पढ़े तो उस समय का आपको एहसास होता है कि क्या हो रहा था। ये माइक हैचर्ड की एक कहानी इन्होंने लिखी। पहले अनाज व्यापारी होता है, उसके बाद वो कैस्टरब्रिज एक देहाती शहर में जाता है, और मैं उस कहानी के नायक के बारे में बता रहा हूँ, मेयर बन जाता है, जो थॉमस हार्डी साहब ने लिखी। स्वतंत्र विचारों का व्यक्ति है, अपने हिसाब से अपने तरीके से वो व्यापार करता है, लेकिन कभी वो अच्छा है, कभी वो बुरा है, कभी दयालु है, कभी निर्दयी हो जाता है। तो उसके सामने उसका जो प्रतिद्वंदी है डोनाल्ड फायरफ्रे, ये अच्छा आदमी है, ये सबके लिए एक जैसा व्यवहार करता है। तो ये चीजें उन्होंने बताने की कोशिश की कि कैसे अगर आप ये जो तरीका रहा उससे अलग होके डोनाल्ड फायरफ्रे इसने उसकी जगह ली। तो ये थॉमस हार्डी साहब ने बताने की कोशिश की कि कैसे गांव की या देहाती समय क्या था और किस तरीके से चीजें चेंज हुई। अब एक चीज और है कि जो उपन्यास थे उसमें बहुत जबरदस्त भाषा नहीं होती थी। इसमें क्या है कि एक शब्द है वर्नैकुलर, जन भाषा, यानी जो आप और हम बोलते हैं ना, आम बोलचाल की भाषा समझ लीजिए, उस पे ये बातचीत होती थी। तो अब उपन्यास इसीलिए तो फेमस हुआ। क्यों फेमस हुआ? क्योंकि वर्नैकुलर भाषा है। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि एक राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक उपन्यास में बहुत सारी संस्कृतियां दिखती थी और एक तरीके से राष्ट्र एकत्रित हो रहा था। इस तरीके से इसको समझिएगा कि उपन्यास का क्या फायदा था। अब महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी इससे जुड़ी, महिलाएं भी आई सामने। अब पहले तो ये था कि महिलाएं उनको पढ़ने लिखने का मौका मिला, तो उससे क्या हुआ कि उनकी भावनाएं, उनके तजुर्बा, उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या उनकी पहचान है, वो सब इसमें मिली। अब कई सारे जो उपन्यास थे वो घरेलू जिंदगी पे थे कि एक घर के बारे में कहानी आपको दिख रही है। इससे क्या हुआ कि ये घर लोगों को एक अधिकार मिला, खासतौर पर महिलाओं को, कि अब वो भी अपनी चीजें बताएं। तो इसमें एक जेन ऑस्टिन है, मैं इसको जरा यहां बताऊं पहले आपको कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। कि 18वीं जो शताब्दी है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, पढ़ने लिखने के लिए थोड़ा सा अवकाश का समय मिला और महिलाओं की दुनिया का पता लगाया क्या, उनकी दुनिया का लोगों ने को पता चला कि भावनात्मक उनकी पहचान क्या है, समस्याएं, दिक्कतें, अनुभव। तो महिलाओं के अधिकार के साथ, या कहे उसको बोलने के लिए, उनके अनुभव और परिवार के जीवन के बारे में लिखने, और जो पब्लिक लाइफ है उसको दिखाने के लिए लोगों ने, या उनको अनुमति मिल गई एक तरीके से। अब मैं इनका नाम लेता हूं, जॉर्ज इलियट, मैरी एन एवंस के नाम से वो लिखती थी, बहुत जबरदस्त, बहुत लोकप्रिय उपन्यासकार हुई। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि उपन्यासों ने महिलाओं को एक फ्रीडम देने के लिए, महिलाओं को एक फ्रीडम या अपनी बातों को रखने के लिए बड़ा अच्छा अवसर प्रदान किया है। तो माना जाता है कि कल्पना में महिलाएं पुरुष समान है, मतलब एक्चुअली में महिलाओं और पुरुष में कोई अंतर तो है नहीं, सोच में भी कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो जो पुरानी चीजें थी वो कैसे चेंज होगी, वो इसी तरीके से चेंज हुई कि जब लोग आए, खासतौर पे ये महिलाएं आई इन सब चीजों को लिखने के लिए। तो जेन ऑस्टिन, जैसे मैंने कहा कि ये चीज हम देख चुके हैं कि अब महिलाएं भी आई इसमें। तो जेन ऑस्टिन, इन्होंने जो
अपनी चीजें लिखी, उपन्यास लिखी, उसमें ब्रिटेन में जो ग्रामीण कुलीन समाज, देखिए ग्रामीण मतलब गांव का, और वहां का बड़ा परिवार कुलीन समाज, उसके बारे में इन्होंने लिखा। तो जैसे महिलाएं हैं, उनको, उनके पास धन है या जायदाद है, अगर उनको ये बता दिया जाए कि देखो तुमको ना क्या करना है कि एक आदमी को, ऐसे आदमी से शादी करनी है जिसके पास खूब पैसा हो, तो इसको मैं इस तरीके से बताता हूं आपको कि इनको ऐसा कहा जाता था कि देखो ऐसा है कि ऐसे आदमी से शादी होनी है आपकी। तो एक जेन ऑस्टिन की एक बड़ी अच्छी किताब है, प्राइड एंड द प्रेजुडिस, इसकी पहली लाइन में ये लिखा हुआ है कि यह एक सर्वस्वीकृत सत्य है, सब जगह ये ऐसा सत्य है जो सर्वमान्य है कि कोई अकेला आदमी अगर मालदार है, एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा है, तो बस उसको एक बीवी चाहिए होती। तो कैसा उस समय था कि हर एक औरत को कहा जाता था कि अच्छे आदमी से, पैसे वाले आदमी से आपको शादी करनी है, ये उसके लिए प्रेरित किया जाता था। मैं इनका जरा चित्र दिखाऊं फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये है, दो चित्र इसमें है। पढ़ती हुई लड़की जो रेनवा ने बनाया है। तो कई लेडीज जो है किताब ऐसे उनके पास होती थी, उपन्यास वो पढ़ती थी बैठ के। और यहाँ पर जो चित्र है, एक लेखिका का घर दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि जब औरतों ने उपन्यास लिखना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों को लगा कि वह पत्नी और माँ, इनके जो पुरानी जो इनकी परंपरागत सोच लोगों के दिमाग में थी कि ये बच्चों को संभालेंगी, खाना बनाएंगी, बस घर संभालेंगी, ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा कार्टून की तरह दिखाया गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। महिलाएं बहुत सारे काम कर सकती हैं, एक साथ कर लेती हैं वो, बस पुरुषों को इस बात का एहसास नहीं होता कि महिलाएं उनसे कम से कम 10 टाइम्स करें तब महिलाएं होती हर मामले में। तो अब हर महिला ने ये नहीं किया कि भाई गृहस्थी है, घर है, उसके बारे में लिखा, ऐसा नहीं किया, ये तो लिखा ही लिखा। लेकिन कई जो ऐसी औरतें थी जो चल रहा है और उनको गलत लग रहा है, उसकी गलत मान्यताओं के लिए वो लड़ी भी, उसके लिए लिखा भी। तो शार्लेट ब्राउन जो है, उन्होंने 1847 में जो जेन ऑयर, एक उनकी किताब हुई थी पब्लिश या उपन्यास हुआ था, उसमें उन्होंने जो जेन है, मतलब जो जेन आयर, इसमें जेन उनकी जो ये कहे कि अभिनेत्री थी या फिर कहे कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी, तो उसको दिखाया कि आजाद ख्याल की है और दृढ़ व्यक्तित्व की है, और वो अपने आंटी को जवाब देती है कि आंटी आप जैसे दिखाती हो ना वैसे हो नहीं, आप बाहर कुछ और है, यहाँ कुछ और हो, तो मैं आपको आंटी नहीं कहने वाली, इस जन्म में तो नहीं कहने वाली। तो ये विवाह अनुबंध हो रहा है, देखिए आदमी लोग सब बात कर रहे हैं, बेचारी औरतें यहाँ बैठी हुई है, ये दिखाया जा रहा है कि, और खासतौर पे उपन्यास से जो चीजें निकल के आए। और युवाओं के लिए क्या उपन्यास था, क्योंकि युवा भी तो है। उपनिवेशवाद के बाद और उसके बाद ये हम जो चर्चा करेंगे, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले युवाओं के लिए जो यंग जनरेशन थी उनके लिए क्या था। ये शार्लेट ब्रांड, जिनका मैंने अभी नाम लिया, उनका पिक्चर है, उनका चित्र है। तो युवाओं के लिए क्या होता था कि उपन्यासों में एक ऐसा मर्द पेश किया जाता था जो बड़ा ताकतवर है, स्ट्रांग है, साहसी है, और फ्रीडम उसके पास है, जबरदस्त है। तो वो किसी और जगह पे जाके उसको दिखाया जाता था कि बड़े अच्छे काम कर रहा है और उपनिवेश की स्थापना कर रहा है, यानी किसी और जगह जाके अब जमीन पे कब्जा कर रहा है, और मतलब ये दिखाया जाता था कि वो जूझ रहा है, किनके लिए, इन लोगों के लिए जो वो पढ़ रहे हैं। तो ये जो विधाएं हैं, इसमें अगर आप देखें, ट्रेजर आइलैंड हो गया, जंगल बुक, ये R.L. स्टीवेंसन ने ट्रेजर आइलैंड लिखी थी, ट्रेजर आइलैंड, और जो रेडयार्ड क्रिपलिंग, इन सब ने जंगल बुक लिखी थी। तो इसमें क्या था कि एक ऐसे मर्द को दिखाया गया था, एक ऐसे इंसान को दिखाया गया था, वो जाके दूसरी एक इलाके में जाके वो चीजें गेन करता है। वो बड़ी मशहूर हुई ये किताबें। और ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया, G.S. हेंटी, इन्होंने क्या किया कि जो क्योंकि उस समय मैं आपको बताऊंगा उपनिवेशवाद भी आ रहा था, तो इन्होंने भी यही काम किया। उन्होंने ये दिखाया कि एक अपने उपन्यास में कि एक अजनबी इलाके में बंदा जा रहा है, और मैक्सिको, अलेक्जेंड्रिया, साइबेरिया, इस तरीके से नाम उन्होंने लिए, और यहाँ युवा जो है वो लड़ रहा है। तो इससे लोग पढ़ के, खासतौर पर जो सैनिक कार्रवाई हो रही है, तो अंग्रेजों में एक हिम्मत का पाठ आए, हिम्मत की भावना आए, वो दिखाने की कोशिश इन्होंने की। अब किशोरियां जो थी, उसमें प्रेम कहानियों की भी भरमार थी इन उपन्यासों में। जैसे हेलेन हैन जैक्सन, इन्होंने रमोना लिखी,
और सूजन कुलीज जिनके छद्म नाम में लिखने वाली सारा चौंसी वुल्जी, इनकी एक सीरीज थी व्हाट केटी डिड। ये मोहब्बत वाली भी उपन्यास उस समय चले। अब उपनिवेश के बाद क्या हुआ, जैसे अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि जब यूरोप दुनिया का उपनिवेश था तब उपन्यास विकसित हुए। तो इससे क्या हुआ कि उपनिवेशवादियों ने ये महसूस किया कि वो जो ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, समुदाय इसमें एक पहचान मिली उनको, मतलब लोगों को लगा कि हाँ बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो 20वीं शताब्दी में जब जोसेफ कॉनरेड बहुत सालों बाद उन्होंने लिखा कि देखिए जो उपनिवेशवाद हुआ है उसके कितने काले रंग भी थे। तो उपनिवेशवाद की बात अगर मैं करूं तो जब ये उपन्यास आ रहे थे तो यूरोप के देश है, पोर्चुगल हो गया, स्पेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब जगह, फ्रांस हो गया, ये हर जगह अपनी कॉलोनी बना रहे थे। तो अब जो उस समय जब कॉलोनी बना रहे थे तो जब उस समय किताबें लिखी गई, उस समय जब ये उपन्यास लिखे गए, डेनियल डेफो ने एक किताब लिखी, उनका था नाम रॉबिन्सन क्रूसो। ये किताब का नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। अब ये जो नायक को दिखाया है बड़ा ऐसा यात्री है जो साहस जिसमें भरा हुआ है, और ये साथ में स्लेव ट्रेड, दास व्यापारी भी करता है। और उसने क्या किया कि लोगों के साथ बड़े गैर बराबरी का व्यवहार किया, गुलाम बना लिया, और उसका नाम भी नहीं जानता था, कोई गुलाम है उसका, वो फ्राइडे कह देता था उनको। तो ये जो चीजें थी जो इसको आज हम असामान्य मानते थे, उस समय जो लोग पढ़ रहे थे, उस समय जो उपनिवेशवाद चल रहा था, उनके लिए बड़ी नॉर्मल बात थी। तो उनको ये पढ़ के बड़ा अच्छा लगता था। यानी कि उस समय जो उपनिवेशवाद हो रहा था, लोगों को गुलाम बनाया जा रहा था, देशों को गुलाम बनाया जा रहा था, तो उस समय जो दूसरे लोग थे जिनके ऊपर कॉलोनी थोपी जा रही थी, उनको माना जाता था कि ये आदि मानव है, बर्बर है, ये लोग इंसान नहीं, इनको सभ्य बनाना ये हमारा काम है। फिर जोसेफ कॉनरेड साहब आए, उन्होंने लिखा, उन्होंने जब बताया कि देखो ये जो औपनिवेशीकरण किया आपने, उससे क्या क्या हो गया ये देखिए, तो वो स्याह पक्ष यानी कि ब्लैक चीजें भी उजागर की गई। तो ये सब चीजें हमने बात की, प्रयास की। अब हम ज्यादा आते हैं हिंदुस्तान पे। हिंदुस्तान में इसका क्या क्या अर्थ लिया गया, कैसे कैसे वो आगे बढ़ा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो अगले बार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।